नेक्स्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, CaCl क्रिस्टल। ओके, तो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू BCC, इट लुक सिमिलर टू BCC। तो इसका जो यूनिट सेल होता है वो इस तरह का होता है कि 8 एटम्स कॉर्नर पर बिलोंग करते हैं एंड 1 एटम बॉडी सेंटर पर बिलोंग करता है। पर ध्यान दीजिए, इट इज डिफरेंट फ्रॉम BCC। क्यों? क्योंकि BCC में जो सारे एटम्स होंगे कॉर्नर वाले एंड बॉडी सेंटर वाला सबके सब सेम टाइप के होंगे, ठीक है। तो इट इज लुकिंग लाइक BCC बट नॉट BCC, ठीक है। तो अगर यहां पर सीजियम एटम बॉडी सेंटर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, ओके, तो क्लोरीन एटम कॉर्नर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, ओके। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका जो लैटिस है वो कौन सा है? क्योंकि देखने में तो क्यूबिक लग रहा है, ओके, इसका मतलब इसका जो यूनिट सेल है या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो तो क्यूबिक है, पर कौन सा क्यूबिक है, ठीक है। तो देखते हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस दैट CaCl क्रिस्टल हैज सिंपल क्यूबिक लैटिस। इसका लैटिस कौन है? इसका लैटिस है सिंपल क्यूबिक लैटिस विद 2 एटम्स बेसिस, ठीक है, विद 2 एटम्स बेसिस। यानी कि हर एक लैटिस पॉइंट पर कितने एटम्स बिलोंग करेंगे? 2, एक इस टाइप का, एक CS टाइप का, एक Cl टाइप का। यानी कि उसकी बेसिस में कितने मॉलिक्यूल होंगे? एक CaCl मॉलिक्यूल होगा। या तो आप कहेंगे देयर आर 2 एटम्स इन द बेसिस, 1 CS 1 Cl, ओके, या कहेंगे आप 1 CaCl मॉलिक्यूल। क्योंकि CaCl क्या है? CaCl इज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसे NaCl ZNS है, वैसे क्या है? CaCl इज अ molecular crystal structure। ये molecular crystal structure है। इसमें हम कह रहे हैं if Cl occupies 0,0,0 position, okay, then CS occupy 1/2, 1/2, 1/2। मतलब ये जो है ये बॉडी सेंटर पोजीशन जो है, अगर कॉर्नर को हम 0,0,0 कहते हैं तो ये बॉडी सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बॉडी सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे 1/2, 1/2, 1/2, ओके। तो ये जो 2 एटम हैं उनकी लोकेशन क्या है यूनिट सेल में? जो बेसिस के दोनों एटम्स हैं उनकी लोकेशन क्या है? 0,0,0 एंड 1/2, 1/2, 1/2, ओके, ऐसे, ठीक है। तो इट इज लुकिंग सिमिलर टू BCC बट नॉट BCC, ओके। इसका लैटिस कौन सा लैटिस है? सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये बात ध्यान रखिएगा, CaCl का जो लैटिस होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है, ओके। ये अब हम बात करेंगे अदर पैरामीटर्स की, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? वेरी फर्स्ट व्हाट वी हैव नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया यूनिट सेल में इफेक्टिवली क्या दिख रहा है आपको? यू कैन सी दैट जो Cl है यहाँ पर उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन यूनिट सेल, तो होगा 1/8 into 8 फ्रॉम द कॉर्नर प्लस 1 into 1 फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर CS कहाँ बिलोंग कर रहा है? CS बिलोंग कर रहा है बॉडी सेंटर पर, तो ये CS, और Cl बिलोंग कर रहा है कहाँ पर? कॉर्नर पर, तो ये यहाँ पर। तो कितना हो गया? इट विल बिकम 1 CS 1 Cl, आप कह सकते हैं 1 CaCl मॉलिक्यूल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी प्रिमिटिव सेल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं प्रिमिटिव सेल में, तो इसकी प्रिमिटिव सेल में एक मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि इसका लैटिस क्या है? सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस के पास कितने लैटिस पॉइंट होते हैं? एक। देयर इज 1 लैटिस पॉइंट विद सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है, इनटू उस पर कितना बेसिस है? बेसिस मतलब एक मॉलिक्यूल है। तो प्रिमिटिव सेल में जितने एटम्स होते हैं उतने एटम बेसिस में होते हैं। तो हमारा एक CaCl मॉलिक्यूल आ गया। बाकी नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर आप देख सकते हैं जो BCC में थे वही है। तो ये जो CS वाला एटम है किससे घिरा होगा? हाउ मेनी Cl एटम्स आर, ठीक है, एनसर्कलिंग दिस CS? 8। 4 फ्रॉम द अबव, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, 4 फ्रॉम द अबव, 4 फ्रॉम द बिलो। तो नियरेस्ट नेबर यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस BCC जैसी होगी, ठीक है। इसकी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस BCC जैसी होगी, ओके। तो BCC में आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है? ये डिस्टेंस होती है बॉडी डायगोनल का आधा। तो ये डिस्टेंस होती है √3 a/2, ओके। बट यहाँ पर जो एटम्स हैं BCC में हम क्या लिखते थे? इन केस ऑफ BCC वी राइट डाउन R + R = दिस। बट यहाँ पर क्या है? दोनों एटम्स डिसिमिलर टाइप के हैं, तो RCS + RCl होगा।
नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, RCS प्लस RCL इक्वल्स टू √3a/2। ओके, ये हो गया। तो ये हो गया सीजियम क्लोराइड। आगे क्या है, जो BCC का है सारा स्ट्रक्चर बाकी सब वही आएगा। ओके, जहां जहां पर चेंज आएगा वो मैं बताऊंगा। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स 6, डिस्टेंस ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर A, ठीक है, थर्ड नियरेस्ट नेबर 12 एंड डिस्टेंस इज √2a। ये तो सब BCC जैसे हैं, जिसमें जैसे BCC में आए थे वैसे ही। आगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कितनी साइड का क्यूब है ये, इट इज अ क्यूब ऑफ साइड A। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज a क्यूब। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसका लैटिस कौन सा लैटिस है, इसका जो लैटिस मैंने बताया आपको, सिंपल क्यूबिक लैटिस। लैटिस इज सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक लैटिस के पास कितना लैटिस पॉइंट होता है, इट लैटिस इज सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस हैज वन लैटिस पॉइंट। तो कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बोथ आर सेम। यहां पर क्या लिखा जाएगा, एटॉमिक डेंसिटी या मॉलिक्यूलर डेंसिटी, इट वुड बी मॉलिक्यूलर डेंसिटी नॉट एटॉमिक डेंसिटी। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, वन मॉलिक्यूल है, कितने वॉल्यूम में, a क्यूब, कितना हो गया 1/a क्यूब, वन मॉलिक्यूल इन हाउ मच वॉल्यूम, a क्यूब, सो 1/a क्यूब। नेक्स्ट एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन वो निकालते हैं, ठीक है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा वो देखते हैं। तो APF कैसे निकलता है 3D स्ट्रक्चर का, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। APF निकाल लेते हैं यहां पे, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, हाउ मेनी एटम्स आर देयर, वन एटम किस टाइप का है, CS टाइप का है, प्लस वन एटम किस टाइप का है, Cl टाइप का है, डिवाइडेड बाय a क्यूब, डिवाइडेड बाय a क्यूब। सो A एंड R का रिलेशन क्या है, RCS प्लस RCl इक्वल्स टू √3a/2, √3a/2। सो चेंज इट प्लीज, तो कितना हो गया 4π/3 RCS का क्यूब, RCl का क्यूब, ओके, नीचे आएगा ट्वाइस RCS प्लस RCl बाय √3 का क्यूब। बताइए कितना होगा, नीचे आएगा 8, ऊपर आएगा 3 बाय 2 RCS क्यूब, RCl क्यूब डिवाइडेड बाय RCS प्लस RCl का होल क्यूब। ये भी आएगा आई थिंक, देखना ठीक है क्या, क्यूब तो √3 ऊपर गया तो ठीक है, ऊपर √3 लगता है, ऊपर 4 नीचे है 8, ये आएगा। APF फिर से क्या है, APF के साथ दिक्कत, APF को आप न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल सकते, व्हाई, यू कैन नॉट अगेन कैलकुलेट APF न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे नहीं लिख सकते आप 68, उसका कितना आया था पहले BCC का 68%, BCC का नहीं आएगा 68%, क्योंकि RCS और RCl अलग अलग तरह के रेडियस है, ठीक, ये होगा। बट इतना जरूर पता है कि कैसा स्ट्रक्चर होगा, लूज पैक्ड या क्लोज पैक्ड, इट वुड बी अ लूज पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाई, इट इज अ लूज पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाई, क्योंकि कॉन्जुगेशन नंबर है उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं 8 है, ठीक है, तो इट वुड बी अ लूज पैक्ड स्ट्रक्चर। APF से पता नहीं लग पा रहा है। एग्जांपल, इसके एग्जांपल कौन कौन है, एग्जांपल है CHCl खुद है, ठीक है, RBCl, TiCl, LiHCl एक्सेट्रा, ठीक है। बट इतना जरूर ध्यान रखना है, इसका जो लैटिस होता है वो सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है, दो एटम्स की बेसिस पर, एक CS टाइप का, एक Cl टाइप, बाकी सारे इसके लगभग पैरामीटर्स कितने रहते हैं, बाकी सब कितने रहते हैं BCC जैसे। ओके, तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। ओके, ये है नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ग्राफीन स्ट्रक्चर।
ग्राफीन क्या है? ग्राफीन इज अ 2D स्ट्रक्चर। पहली बात, अब तक जितने भी स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े वो सब क्या थे? 3D। तो ग्राफीन, ठीक है, इज अ 2D स्ट्रक्चर विद, ठीक है, विद हेक्सागोनल लैटिस। इसका लैटिस कौन सा लैटिस है? इट्स लैटिस इज हेक्सागोनल लैटिस और समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज ट्रायंगुलर लैटिस। तो लैटिस ऑफ ग्राफीन इज 2D हेक्सागोनल और यू कैन समटाइम्स कॉल इट ट्रायंगुलर लैटिस। ठीक है, दोनों ही बातें सही है। कहीं पर अगर हेक्सागोनल लिखा हुआ है या ट्रायंगुलर लिखा हुआ है, दोनों बातें सही है। ओके, ये हो गया। तो आप देख भी सकते हैं ये किसकी फॉर्म में दिख रहा है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। इट इज लुकिंग इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो इसका लैटिस हो गया हेक्सागोनल 2D वाला, नॉट 3D वाला। हेक्सागोनल दोनों में होता है, 3D 2D में। ये कौन सा वाला है हेक्सागोनल? इट इज 2D स्ट्रक्चर। ओके, फिर आगे, ग्राफीन इज 1 एटम थिक शीट ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया 2D स्ट्रक्चर है। इसमें कितनी लेयर होती है कार्बन एटम? इट इज 1 एटम थिक शीट, या कह सकते हैं आप दिस इज ओनली सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम। इट इज व्हाट? इट इज सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम। ओके, इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन। आगे, ग्राफीन हैज हनीकॉम्ब क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को नाम क्या देते हैं? दिस इज आल्सो नोन एज हनीकॉम्ब क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये हनीकॉम्ब जैसा है। इट लुक्स सिमिलर टू हनीकॉम्ब। ओके, एक मिनट दो। हाँ जी, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इसको कहते हैं ग्राफीन कंटेन हनीकॉम्ब क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आगे, नंबर ऑफ एटम्स इन द बेसिस। इसका जो लैटिस है वो कैसा है? इसका जो लैटिस है वो है 2D हेक्सागोनल विद हाउ मेनी एटम्स इन द बेसिस? देयर आर 2 एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स इन द बेसिस ऑफ ग्राफीन आर 2। और आपको शायद ये भी पता होगी बात, क्या जितने नंबर ऑफ एटम्स बेसिस में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल आल्सो 2। So number of atoms in primitive cell 2, number of atoms in the basis 2. Okay, ठीक है। अब मैं इसका यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट यूनिट सेल ऑफ ग्राफीन स्ट्रक्चर। ग्राफीन का यूनिट सेल में बनाने जा रहा हूँ। ओके, कैसे देखते हैं? तो ये जो हेक्सागन देख रहे हैं आप, क्या ये एक यूनिट सेल है? ये जो हेक्सागन देख रहे हैं आप, ये यूनिट सेल नहीं है। दिस इज नॉट अ यूनिट। ये यूनिट सेल नहीं है। जो मैंने ब्लैक किया ये वाला पोर्शन, ये जो हेक्सागन आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट अ यूनिट सेल। ठीक है, क्यों यूनिट सेल नहीं है? क्योंकि इसमें आप 2 तरह के कलर के एटम्स देख रहे होंगे। ये सब कौन से एटम्स हैं? ऑल दीज आर कार्बन एटम्स। ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम। सबके सब कौन से एटम्स हैं? कार्बन एटम्स। ये भी कार्बन एटम और ये भी कार्बन एटम। मतलब दोनों एटम सेम तरह के हैं, बट उनका कलर अलग शो किया गया है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यू विल सी दैट के जो ए एटम है, मान लो ब्लू को मैं ए बोलता हूँ और रेड वाले को मैं बी बोलता हूँ, तो जो ए एटम है ब्लू और जो रेड एटम है बी, ओके, उनकी सराउंडिंग सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस ए एटम एंड बी एटम, यानी कि ब्लू एटम एंड रेड एटम डू नॉट हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग। ठीक है, आइडेंटिकल सराउंडिंग, उनकी सराउंडिंग आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। आप जरा ब्लू एटम पर खड़े हो जाइए, ए एटम पर यहाँ, तो आप देखेंगे इसके नीचे एक एटम है, इसके ऊपर एक एटम है, इसके इधर एक एटम है, ऐसे। ठीक है, यानी कि इतना ही समझिए आप, एक नीचे एक एटम है। सराउंडिंग कैसे पहचानते हैं भाई? आप किसी नई जगह गए होंगे तो आप कैसे पहचानोगे कि आप कहाँ खड़े हो? आप ये देखोगे ना कि आसपास में कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा साइन बोर्ड लगा हुआ है। किसी को अपनी लोकेशन बताओगे तो ये बताओगे ना कि यहाँ पर ये वाली बिल्डिंग है, यहाँ पर ये वाला साइन बोर्ड लगा हुआ है, या ये वाला एरो लगा हुआ है, लाइक दिस, है ना। तो अगर आप ए एटम के ऊपर खड़े हैं तो आप यही बताओगे कि इसके नीचे एक एटम है ना। अब बी पर आ जाइए, बी के नीचे कोई एटम है क्या? नहीं है। बी के कहाँ है? ऊपर एटम है। बी के नीचे एटम नहीं है, बी के ऊपर एटम, ओके, जबकि ए के नीचे एटम है। तो आर दे हैविंग द आइडेंटिकल सराउंडिंग और नॉट? आंसर इज नो, दे डू नॉट हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग। उनकी सराउंडिंग आइडेंटिकल नहीं है। ओके, जब उनकी सराउंडिंग आइडेंटिकल नहीं है तो उनको अलग अलग लैटिस पॉइंट नहीं दिया जा सकता।
मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यहां हम एक लैटिस पॉइंट रखेंगे और यहां भी एक लैटिस पॉइंट रखेंगे। दे कैन नॉट गिवन इंडिपेंडेंट लैटिस पॉइंट, उनको इंडिपेंडेंट लैटिस पॉइंट नहीं दिए जा सकते। ठीक है, क्यों क्यों नहीं दिए जा सकते? क्योंकि अगर आप उनको इंडिपेंडेंट लैटिस पॉइंट देंगे तो वो ब्रेविस लैटिस फॉर्म नहीं करेगा, इट विल नॉट फॉर्म अ ब्रेविस लैटिस। जो हेक्सागोनल लैटिस है वो क्या है? जो हेक्सागोनल लैटिस है ये, वो क्या है? इट इज अ ब्रेविस लैटिस, इट इज अ ब्रेविस लैटिस। कितने लैटिस थे 2D में टोटल मिलाकर? 5 ब्रेविस लैटिस थे या 5 स्पेस लैटिस थे। इसका अदर नेम क्या है? ब्रेविस लैटिस या स्पेस लैटिस। उसकी क्या कंडीशन है ब्रेविस लैटिस या स्पेस लैटिस? ठीक है, क्या कंडीशन है इसमें? दे हैव द आइडेंटिकल सराउंडिंग और द नॉन आइडेंटिकल सराउंडिंग। ब्रेविस लैटिस की कंडीशन क्या है? ईच लैटिस पॉइंट मस्ट हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग। किसकी डेफिनेशन है? ब्रेविस लैटिस। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ए और बी को अलग अलग लैटिस पॉइंट नहीं दिया जा सकता, उनको एक ही लैटिस पॉइंट से जोड़ना पड़ेगा। तो जब ए और बी दोनों एक ही लैटिस पॉइंट शेयर करेंगे तो बेसिस कितने एटम्स की आएगी? जब ए एंड बी क्या करेंगे, एक ही लैटिस पॉइंट को शेयर करेंगे तो कितने एटम्स की बेसिस आएगी? 2 एटम की या 1 एटम? तो बेसिस आएगी 2 एटम, 2 एटम बेसिस। ठीक है, एक ए टाइप का और एक बी टाइप का। क्लियर है? अब उस लैटिस पॉइंट को रखेंगे कहां? जो लैटिस पॉइंट आप ए और बी को कंबाइंड लैटिस पॉइंट, एक ही लैटिस पॉइंट देंगे इन दोनों को। ओके, ए एंड बी को एक ही लैटिस पॉइंट देंगे। ठीक है, तो ए एंड बी मिलाकर क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म द बेसिस। ए एंड बी क्या फॉर्म करते हैं? बेसिस। तो बेसिस जब वो फॉर्म करते हैं तो उनको एक ही लैटिस पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब एक लैटिस पॉइंट आप देंगे उनको, तो लैटिस पॉइंट कहां रहेगा? उनके बीच में रहेगा, ब्लू वाले एटम के पास रहेगा, यानी कि ए वाले एटम के पास रहेगा, या रेड वाले एटम के पास रहेगा, बी एटम के पास। ओके, तो आप या तो बिल्कुल बीच में रखो उनके, या किसी एक एटम पर दे दो, किसी एक एटम पर, चाहे वो एटम ए टाइप का हो चाहे वो एटम बी टाइप का, किसी एक पर दे दो, बट थ्रू आउट उसी पर देना है। फिर अगर आप ए पर दे रहे हो तो थ्रू आउट ए पर ही दो, फिर पूरे लैटिस। ओके, अगर आप बी पर दे रहे हो तो थ्रू आउट बी पर ही दो। समझे मेरी बात? तो यहां पर लिखा है ए एंड बी मस्ट शेयर अ सिंगल लैटिस पॉइंट। ये बात मैंने आपको बता दी कि हम ए और बी को सेपरेट लैटिस पॉइंट नहीं ले सकते, क्योंकि उससे सराउंडिंग आइडेंटिकल नहीं आती। सराउंडिंग आइडेंटिकल नहीं आती तो ब्रेविस लैटिस फॉर्म नहीं करेगा, और ब्रेविस लैटिस फॉर्म करना जरूरी है। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे? ए एंड बी को कंबाइंड लैटिस पॉइंट देंगे, एक ही। ओके, कंबाइंड को एक ही लैटिस पॉइंट देंगे। अब वो लैटिस पॉइंट या तो बीच में बिलोंग करे, या ब्लू के सेंटर पर करे, या रेड के सेंटर पर करे, कहीं भी कर सकता है, बट आपको थ्रू आउट वही लेना होगा जहां आपने, अगर आपने ब्लू के सेंटर पर करा दिया तो थ्रू आउट जितने भी ब्लूज होंगे, इसमें ब्लूज एटम होंगे, उन सबके ऊपर लैटिस पॉइंट रहेगा, रेड पर नहीं रहेगा। ओके, तो कहीं भी बिलोंग करा सकते हैं, चाहे बीच में चाहे किसी एटम के ऊपर, बट वो थ्रू आउट उसी पर रहना चाहिए, फिर बदलना नहीं चाहिए बीच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं पहले यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ये हो गया हमारा ग्रेफिन। अब मैं इसमें यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट करता हूँ, किस बात को मानते हुए कि लैटिस पॉइंट कहाँ बिलोंग कर रहे हैं। मैंने कहा ये वाला जो एटम है ब्लू वाला, उसको मैंने ए टाइप का बोला है, रेड वाले को बी टाइप का बोला है, ब्लू वाला ए टाइप होगा, रेड वाला बी टाइप होगा, ब्लू वाला ए टाइप होगा, रेड वाला बी टाइप होगा। ठीक, अब लैटिस पॉइंट कहाँ बिलोंग कराने? किसी पर, किसी एक के सेंटर पर करा दो। मैं मानकर चल रहा हूँ कि लैटिस पॉइंट ए के सेंटर पर है, ए के सेंटर पर है। ये जो ब्लैक डॉट आप देख रहे हैं ये लैटिस पॉइंट को दिखा रहा है। जो ब्लैक डॉट है वो लैटिस पॉइंट को दिखा रहा है। रेड पर नहीं दिखाएंगे। ओके, अब आपको क्या करना है? लैटिस पॉइंट्स को कनेक्ट करके, लैटिस पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट करनी है हेक्सागोनल टाइप। ओके, ये ए भी मैं बाद में लिख दूंगा, पहले आप हेक्सागन बनाओ, ए भी बाद में लिख देंगे। हमें एक यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट करनी है, किस किस को कनेक्ट करके? हेक्सागोनल टाइप की। वी नीड टू कनेक्ट दीज ब्लैक डॉट, यानी कि ब्लू ब्लू एटम्स को कनेक्ट करना है। ओके, तो मैं कौन सा कलर लूं? चलो ब्लैक ही लेते हैं।
तो मैंने इसका जो नियरेस्ट लैटिस पॉइंट, इसका जो नियरेस्ट ब्लू एटम था उसको कनेक्ट किया, इसके नियरेस्ट ब्लू वाले को कनेक्ट किया, ओके, इसके नियरेस्ट ब्लू वाले को कनेक्ट किया, ओके, इसका नियरेस्ट ब्लू वाला कौन होगा, ये, इसको कनेक्ट किया मैंने, इसका नियरेस्ट ब्लू वाला कौन सा है, ये, एक काम तो ऐसे करो, इस सेक्टर पर आ जाए, चलो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप नियरेस्ट ब्लू को कनेक्ट करो, इसको कर लो, नहीं आएगा तो भी छोड़ो ना, ये यहां से कनेक्ट कर लो, ये कनेक्ट कर लो, ओके, इसको कनेक्ट कर लो, ब्लू को कनेक्ट करना है, ओके, इसको कनेक्ट कर लो, इसको कनेक्ट कर लो एंड इसको कनेक्ट कर लो, ओके। तो अब आप देख रहे होंगे क्या, ठीक है, इसने एक हेक्सागन बनाया होगा, आप देख सकते हैं ये वाला जो है, एक मिनट, जिसको मैंने शेडेड बनाया है वो एक हेक्सागन है, ओके। ये कैसे कैसे बनाया, हाउ इट हैज बीन मेड, ये कैसे बनाया हमने, नियरेस्ट ब्लूज को कनेक्ट करके बनाया, नियरेस्ट ब्लूज को कनेक्ट करके मैंने एक ये बनाया, तो उसमें जो है ये किस टाइप का है, ये ए टाइप का है, ये ए टाइप का है, ये ए टाइप का है, दिस इज ए टाइप, दिस इज ए टाइप, और एक सेंटर पर भी ए टाइप, ओके। और ये कौन है, रेड, इट इज बी टाइप, इट इज बी टाइप, इट इज बी टाइप, ओके। तो ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन है, ये एक्ट करेगा एज यूनिट सेल, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये इट इज यूनिट सेल ऑफ ग्राफीन। ग्राफीन का यूनिट सेल ये छोटा वाला हेक्सागन नहीं होता है, ये वाला हेक्सागन जो है ना, ये हेक्सागन यूनिट सेल नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, दिस इज नॉट अ यूनिट सेल, दिस इज नॉट अ यूनिट सेल, दिस इज नॉट, ठीक है। जो बड़ा वाला हेक्सागन आप देख रहे हैं जो मैंने बनाया वो है यूनिट सेल, छोटा वाला हेक्सागन यूनिट सेल नहीं है, ओके, ये नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसके कॉर्नर 6 कॉर्नर है ना, इसके 6 वर्टेक्स है, वो क्या है, आप देख रहे हैं एक बी टाइप का है, एक ए टाइप का है, एक बी टाइप का है, एक ए टाइप का है, ऐसे, तो आइडेंटिकल सराउंडिंग नहीं है, जबकि आप इसके वर्टेक्स देखोगे ना, सारे वर्टेक्स क्या है, ए ए ए ए, तो सबकी सराउंडिंग आइडेंटिकल होगी, ऑब्वियस सी बात है, ओके। तो बिग हेक्सागन इज योर यूनिट सेल, क्लियर। अब तो आप जानते हैं क्या कि जो यूनिट सेल की साइड होती है उसको क्या कहते हैं, साइड ऑफ द यूनिट सेल इज नोन एज लैटिस कांस्टेंट। तो ए से ए के बीच का डिस्टेंस या बी से बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, लैटिस कांस्टेंट, ठीक है। ए से ए के बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए ए और बी बी इज लैटिस कांस्टेंट ए, ओके। ये एक हेक्सागन है, दिखने में छोटा बड़ा लग रहा होगा, हो सकता है ये मतलब छोटी बड़ी हो गई साइड, ओके। ये एक हेक्सागन है, ये 2D हेक्सागन, ओके। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए या बी एंड बी इज लैटिस कांस्टेंट, ओके। आगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, इसको क्या लिखते हैं, ए डैश। ए ए के बीच का डिस्टेंस क्या है, लैटिस कांस्टेंट, बी बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, लैटिस कांस्टेंट, और डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इज व्हाट, इज ए डैश। मतलब मैं किसको ए डैश कह रहा हूं, आई एम कॉलिंग दिस एज ए डैश, ओके। ये क्योंकि क्या है, ए है और ये क्या है, बी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज ए डैश, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए
ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दिस इज ए, डिस्टेंस बिटवीन रेड एंड रेड इज आल्सो ए। ओके, इतना समझ लीजिए। ओके, अब यहां पर हम पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हुए जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स काउंट करिए। जो कॉर्नर वाला बी है, हाउ मच दैट विल कंट्रीब्यूट? कॉर्नर वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा 2D के लिए? ठीक है, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ये 6 कहां से आया? नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल 6 आएंगे। ठीक है, कहां से आएंगे? कुछ नेक्स्ट पेज पर ले जाओ, वेट है। ओके, तो मैं कह रहा था नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल कितने आएंगे? 10। तो कॉर्नर वाला ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा? कॉर्नर वाला ए कंट्रीब्यूट करेगा, ये कॉर्नर पर है 1 बाय कितना, कितना एंगल है? एंगल के हिसाब से देखते हैं, ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 120 एंगल। तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा कॉर्नर वाले का? कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन आएगा 1/3। कितने हैं ऐसे? 6। कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/3 प्लस ये जो देख रहे हैं आप 3 रेड कलर के डी एटम्स और एक ब्लू कलर का रहा होगा वो ए एटम, वो पूरी तरह अंदर है इसके, दे आर कंप्लीटली इनसाइड। यहां पर ये ए, एक डी, टी, ये पूरी तरह अंदर है, कंप्लीटली इनसाइड है। कितना कंट्रीब्यूशन देंगे वो? दे विल कंट्रीब्यूट फुल, पूरा कंट्रीब्यूशन होगा फुल। कितना होगा? 1 × 4 कितने हो जाएंगे? 6। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल ऑफ ग्राफीन आर 6। तो अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल ऑफ ग्राफीन तो 6 होगा। और पूछता है नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रिमिटिव सेल ऑफ ग्राफीन, अगर पूछता है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल ऑफ ग्राफीन तो आएगा 2। क्यों? नीचे जाओ, बेसिस में कितने एटम्स हैं? 2। तो प्रिमिटिव सेल में कितने एटम्स होंगे? 2। ओके, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होगा? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस a डैश इन टर्म्स ऑफ a क्या होगा? तो इसमें से एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल काट के बाहर निकाल लेते हैं, कोई एक ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? मैं बताता हूं। ये देखो ए ए, ये वाला ए ए, ए बी, ए बी, ये वाला ट्रायंगल। मैं इसको बना रहा हूं अलग से, देखो जरा। ओके, यहां पर कौन है? कॉर्नर पर है ब्लू, ये है ब्लू, एंड दिस वन इज रेड। एक ऐसा ट्रायंगल मैंने लिया। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन रेड एंड ब्लू इज a डैश, डिस्टेंस बिटवीन रेड एंड ब्लू इज a डैश, डिस्टेंस बिटवीन ब्लू एंड ब्लू इज a, ये लैटिस कांस्टेंट है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस a डैश, ये तो 2r के बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों एटम टच कर रहे होंगे आपस में। a डैश मींस 2r,
ए डैश मींस 2r, बट हमें 2r का वैल्यू या ए डैश का वैल्यू किसी टर्म्स में निकालना है, ए की. व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज 120 डिग्री. ओके 120 डिग्री. तो ए डैश कितना होगा बताइए? अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? 30. ओके तो कैन आई राइट, जरा समझना मेरी बात, कैन आई राइट a dash cos 30 equals to a by 2? Can I write a dash cos 30 equals to a by 2? कैसे आए? a dash का कौन सा कंपोनेंट इस तरफ जाएगा? कौन से ट्राइंगल में? राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं बना दूं इसका, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनेगा? एक लाइन अगर ऐसे खींची जाए तो ये हिस्सा कितना होगा? ये वाला a by 2 होगा ना. तो कितना, कितने बराबर होगा? a dash cos 30 के. तो इतना मैथमेटिक्स सबको आता होगा. तो कितना आ गया यहाँ से? cos 30 कितना होता है? √3/2. तो a डैश यानी कि 2r किसके बराबर है? लैटिस कांस्टेंट की टर्म्स में a by √3. तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना है? a by √3. बट प्लीज नोट दैट a क्या है यहाँ? लैटिस कांस्टेंट. और a डैश क्या है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. ओके ये b टाइप का आइटम था, ये a टाइप का आइटम था, ये भी a टाइप का आइटम था. तो a एंड b के बीच का डिस्टेंस यानी कि दो डिसिमिलर टाइप के आइटम के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, क्या है? ए बी के बीच का डिस्टेंस a डैश है, ए के बीच का डिस्टेंस क्या है? a है. ओके ठीक है, आई होप दिस इज क्लैरिफाइड. इतना हो गया. उसके बाद है क्या आता है हमारा फैक्टर? नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स. तो इसमें देखते हैं सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन है. एक काम करते हैं, इसको लेते हैं रेफरेंस. ओके तो इसको रेफरेंस ले रहे हैं, तो इसके नियरेस्ट नेबर कौन है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं? अच्छा नियरेस्ट नेबर नहीं लिखते हमने कितने. ए कितने से सराउंडेड है? ए एटम जो है कितने एटम से सराउंडेड है? 1 2 3. कितने नियरेस्ट नेबर्स हैं? 3. नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं? 3. सेकंड नियरेस्ट नेबर. अब ए का सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन होगा? ए का जो सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा वो ए टाइप का आइटम ही होगा, यानी कि ब्लू के लिए ब्लू ही सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा. 1 2 3 4 5 6. तो कितने हो गए सेकंड नियरेस्ट नेबर? 6. डिस्टेंस कितनी होगी? ये एक्चुअली क्या फॉर्म कर रहे होंगे? ये हेक्सागन फॉर्म कर रहे होंगे या नहीं? सेंटर से देखो यहाँ पर, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होगा? ये उतना ही होगा जितनी साइड होगी हेक्सागन. तो कितना डिस्टेंस होगा सेंटर से लेकर सेकंड नियरेस्ट नेबर यानी कि वर्टेक्स तक का डिस्टेंस क्या होगा? ए होगा. या आप ऐसे समझ सकते हैं ए के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये भी क्या है? ए टाइप का है. कितना हो गया? 6. 6 नंबर हो गया, डिस्टेंस ए हो गया. ओके नेक्स्ट थर्ड नियरेस्ट नेबर. थर्ड नियरेस्ट नेबर कौन होंगे भैया? आप चेक करो ध्यान से जरा. थर्ड नियरेस्ट नेबर कौन होगा? जैसे ब्लू के लिए पहले नियरेस्ट नेबर रेड था. ओके सेकंड नियरेस्ट नेबर ब्लू था. थर्ड नियरेस्ट नेबर कौन होगा? रेड या ब्लू? रेड. थर्ड नियरेस्ट नेबर रेड होगा. ओके कौन कौन होगा देखते हैं. आई थिंक ये वाला दिख रहा है मुझे, ए. और ये दिख रहा है मुझे, और ये दिख रहा है. ओके तो कितने हो गए? 3 ही हुए ना. डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस अगर लैटिस कांस्टेंट की टर्म्स में निकालोगे तो होगा 2a/√3. ओके तो यहाँ पर ब्लैक कलर की जो लाइन है वो शो कर रही है किसको? नियरेस्ट नेबर को 3, सेकंड नियरेस्ट नेबर 6, येलो कलर लाइन, एंड फिर रेड कलर लाइन 3. ओके ये हो गया हमारा ग्राफिक. उसके नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर लाइक दिस. ओके ये है. एक मिनट भाई, अनम्यूट कर देते हो आप. ओके अब आगे क्या होता था? आगे पैरामीटर क्या है? एरिया ऑफ द यूनिट सेल. तो निकालेंगे एरिया. इसको हटा देते हैं.
एरिया ऑफ द यूनिट सेल। इसमें एरिया को निकाल रहे हो क्योंकि ये एक 2D स्ट्रक्चर है, ये एरिया निकाल रहे हैं, वरना तो वॉल्यूम निकालते हैं। ये यूनिट सेल, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये एक यूनिट सेल है। ये इसका एरिया कितना होगा? इसका जो एरिया होगा वो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के बराबर होगा। आप इस यूनिट सेल को 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में तोड़ सकते हो, ठीक है? कैसे? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होंगे वो कितने होंगे यूनिट सेल में? 6। ईच हैज एरिया हाउ मच? √3/4। साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है? 8। कितना आएगा? 3√3/2 a स्क्वायर। ओके, 3√3/2 a स्क्वायर। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल देखते हैं जरा, इसको हटा देते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल का स्टेप करूंगा मैं यहां पर। एरिया ऑफ यूनिट सेल लिख लिया मैंने। अगला पैरामीटर क्या होता है? एरिया ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो देखो पहले मैं यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट करता हूं। मैंने आपसे क्या कहा था? ब्लू को कनेक्ट करेंगे। ओके, ओके, ये आपका यूनिट सेल। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ये यूनिट सेल है। ओके, ये इसका सेंटर है। तो जैसा मैंने बताया था, ये कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है? इसको मैं शेड कर देता हूं। ये तो यूनिट सेल होगी, ग्राफीन का यूनिट सेल। अब मैं इसमें प्रिमिटिव बनाऊंगा। पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होता है वो होता है 1/3 पार्ट ऑफ द कंप्लीट यूनिट सेल। 1/3 पार्ट ऑफ द कंप्लीट यूनिट सेल। ठीक है, 1/3 कैसे? एक काम कर सकते हैं आप ना ऑल्टरनेट को मिला सकते हैं। आप यहां से यहां कनेक्ट कर सकते हैं, आप एक छोड़ दीजिए, फिर इसको कनेक्ट कर दीजिए, और फिर एक छोड़िए, ये कनेक्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया। और मैं थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ इसे हाईलाइट करने के लिए। तो आप ये वाला जो कलर देख रहे हैं आप, ये दिखा रहा है किसको? प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ ग्राफीन। ओके, ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल को दिखा रहा है। इट इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है कितना पार्ट है? प्रिमिटिव यूनिट सेल इज 1/3 पार्ट ऑफ कन्वेंशनल ग्राफीन यूनिट सेल। कन्वेंशनल ग्राफीन यूनिट सेल, जो ग्राफीन यूनिट सेल है उसका 1/3 पार्ट है। तो इसका एरिया कितना होगा? जो पूरा एरिया है उसका कितना पार्ट होगा कंप्लीट एरिया का? कंप्लीट एरिया इज 3√3/2 a स्क्वायर। ठीक है, ओके, कंप्लीट एरिया इज 3√3/2 a स्क्वायर। तो इसका 1/3 पार्ट होगा। 1/3 मतलब इट मींस इट वुड बी √3/2 a स्क्वायर। √3/2 a स्क्वायर इसका एरिया होगा प्रिमिटिव सेल। ओके, प्लीज
प्लीज माइंड दिस ए इज लैटिस कांस्टेंट नॉट द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है, ये एक नियरेस्ट ये एक लैटिस कांस्टेंट है, ये हो गया, सिमेट्रिक सेल हो गया। अब निकालेंगे हम एटॉमिक डेंसिटी। नाउ वी कैलकुलेट द एटॉमिक डेंसिटी। एटॉमिक डेंसिटी क्या होती है? एटॉमिक डेंसिटी होती है यहां पर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया। कितने एटम पे कितने एरिया के ऊपर? सिंपल है, देयर आर 6 एटम इन हाउ मच एरिया? कितना हो गया एटॉमिक डेंसिटी ऑफ ग्राफीन? 4/√3 ये एटॉमिक डेंसिटी। आगे क्या है? एपीएफ। एपीएफ 2D का कैसे डिफाइन होता है? एरिया ऑफ एटम्स, एरिया ऑफ एटम्स ऑन द शीट डिवाइडेड बाय, या एरिया ऑफ एटम्स इन द यूनिट divided by area of mean. How many atoms are there in how much area? There are 6 atoms. Each has area. एक एटम कैसे काउंट होगा यहाँ पर? ग्राफीन शीट के ऊपर एटम कैसे काउंट होगा? एटम वुड बी अ डिस्क, एटम वुड बी अ डिस्क, ठीक है, क्योंकि ये कितने डी स्ट्रक्चर है? 2D स्ट्रक्चर। स्फीयर नहीं होगा, डिस्क होगा। तो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा? 3√3/2a स्क्वायर। ओके, ए एंड आर का रिलेशन क्या है? ए एंड आर का रिलेशन है यहाँ पर गो बैक एंड सी 2r इक्वल टू a/√3, सो a इक्वल टू 2√3r। तो a इक्वल टू क्या है? 2√3r। तो फिल कर दीजिए, 2 पर चला गया तो बन गया ऊपर 4πr², नीचे बचता है √3। ए का वैल्यू कितना? 2√3r का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है देखिए जरा, 4 कैंसिल, r² कैंसिल, पाई बाय कितना बच रहा है? ऊपर 2 ऊपर चला गया, ठीक लगा रहा हूँ ना? एक बार क्या है? नहीं, गलत लगा दिया, ये है 3 है ना। तो अब कितना हो गया? पाई बाय 3√3 शायद हुआ। एपीएफ इज पाई बाय 3√3। ओके, कितना हो गया जरा बताओ? 60.4। कितना होता है? 0.604, 60.4। तो एपीएफ ऑफ ग्राफीन इज 60.4 and it is a closed packed structure or loose packed structure? It is a loose packed structure. Graphene is a loose packed structure. It is a loose packed structure. Okay? एग्जाम्पल कौन होगा? एग्जाम्पल खुद ग्राफीन ही होगा, वो खुद ही एग्जाम्पल है बस, और कोई नहीं होता इसका एग्जाम्पल। ग्राफीन इटसेल्फ इज एन एग्जाम्पल। ओके, तो एग्जाम्पल कौन है? ओनली ग्राफीन, ओनली ग्राफीन। तो ये सब था किसके बारे में? दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफीन स्ट्रक्चर, ग्राफीन। ओके, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं। ओके, बस थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, उसमें ज्यादा कुछ करेंगे नहीं हम। ग्राफीन हो गया, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ आगे ग्रेफाइट स्ट्रक्चर। इसमें बहुत थोड़ा सा करना है, ठीक है। तो ये जो आप यूनिट सेल देख रहे हैं, ठीक है, वो ग्रेफाइट की यूनिट सेल।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो ग्रेफाइट की क्रिस्टल है। सो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इसमें वो देखते हैं। एक मिनट दो, गिव मी अ मिनट। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ अबाउट ग्रेफाइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या है, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। It is an additional structure, graphite crystal structure. तो ठीक है, तो ग्रेफाइट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है, पहले बात सुनो। व्हाट आई एम सेइंग इज, जो ग्रेफाइट है, ठीक है, वो कैसे बना है, ठीक है। तो ग्रेफाइट is a layered structure. Graphite is a layered structure. ग्रेफाइट एक लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसे बना है, ठीक है, ग्रेफाइट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट टू मेक इट, अगर जरूरत होती तो मैं बनाता इसको खुद ही। ग्रेफाइट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसकी बात मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, यू नीड नॉट टू मेक इट। ग्रेफाइट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, it is made from graphene sheet, ठीक है, held together by van der Waals force, held together by van der Waals force।
ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये क्या है? यहां जो आप देख रहे हैं ये एक ग्राफीन शीट है, यानी कि जो ग्रेफाइट है वो किसका एक्सटेंशन है? वो ग्राफीन का ही एक्सटेंशन है। ये एक ग्राफीन शीट है, ये भी एक ग्राफीन शीट है, ये भी एक ग्राफीन शीट। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में 3 ग्राफीन शीट हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है, जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है। ठीक है, स्टैक्ड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर रखी है। इन दो ग्राफीन शीट के बीच में यहां कौन सा वाला फोर्स लग रहा है? ये कौन सी बॉन्डिंग है इनके बीच में? इनके बीच में है वैन डर वाल बॉन्डिंग, इनके बीच में है वैन डर वाल बॉन्डिंग। ओके, इनके बीच में वैन डर वाल बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग है? वैन डर वाल। ये कौन सी बॉन्डिंग है? ग्राफीन शीट में विदिन में कौन सी बॉन्डिंग होती है? मतलब दो वैकेंसी। ये कौन सी बॉन्डिंग है? ये कौन सी बॉन्डिंग है? व्हाट इज दिस बॉन्डिंग? विदिन द ग्राफीन शीट कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट। इट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। आपस में कौन सी बॉन्डिंग है इनमें? कोवेलेंट। ओके, तो यहां कौन सी बॉन्डिंग है? ये दिस बॉन्डिंग इज व्हाट? दिस बॉन्डिंग इज कोवेलेंट। ओके, और एक लेयर के एटम की दूसरे लेयर के एटम के साथ कौन सी बॉन्डिंग है? वैन डर वाल। तो इंटरलेयर बॉन्डिंग, इंटरलेयर एक से दूसरे में कौन सी बॉन्डिंग? वैन डर वाल। और इंट्रालेयर विद इन द लेयर कौन सी बॉन्डिंग? कोवेलेंट। इसलिए क्या होता है? ठीक है, इसलिए होता क्या है कि जब भी ये बॉन्डिंग बनती है तो इस वाली बॉन्डिंग में ना तो शेयरिंग होती है, ना ट्रांसफर होता है एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, ना तो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ना ट्रांसफर होता है। इसलिए बॉन्डिंग कैसी बॉन्डिंग है? वीक है या स्ट्रॉन्ग है? इट इज वेरी वीक बॉन्डिंग। तो ग्रेफाइट में ये ग्राफीन लेयर एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है। ग्रेफाइट में ये लेयर एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट क्या है? एक ग्रीसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, ठीक है। अब आपको याद क्या करना है इसमें? आपको इसमें याद करना है कि जो ग्रेफाइट है, ओके, उसमें नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ये आपको याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं, याद रखते हैं। कितने होंगे बताइए? ग्राफीन जितने ही होंगे या उससे ज्यादा होंगे? मैंने कहा कि इनमें आपस में वैन डर वाल बॉन्डिंग है। एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? वैन डर वाल। वैन डर वाल बॉन्डिंग कोई एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं होती। उसमें जो एटम्स है वो एक दूसरे को टच नहीं करते, कॉन्टेक्ट में नहीं आते। कॉन्टेक्ट में नहीं आते, जब टच नहीं करते तो कोऑर्डिनेशन में काउंट नहीं होगा। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ही होता है, जितना कितना होता है ग्राफीन में होता है। ग्राफीन जितना ही होता है। आगे चलें। नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल, ये स्टेटमेंट याद रखना है। नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल ऑफ ग्रेफाइट, ग्राफीन नहीं, प्रिमिटिव सेल ऑफ ग्रेफाइट। इसको यूजुअली पी से लिखते हैं, होता है 4। ग्राफीन में कितना होता था? गो बैक एंड सी। प्रिमिटिव सेल में कितना एटम होता था ग्राफीन में? 2। ग्रेफाइट में कितना होता है? 4। बस इतना डेटा इसमें याद रखना। ग्रेफाइट क्या है? एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें ग्राफीन शीट, ठीक है, आपस में किन फोर्सेस से हेल्ड टुगेदर होती है? दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल फोर्स, ठीक है ना? दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल फोर्स। ओके, तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं? क्योंकि ये वैन डर वाल बॉन्डिंग है तो जितने ग्राफीन में होते थे उतने ही होंगे। और नंबर ऑफ एटम्स प्रिमिटिव सेल कितने होंगे? 4। ये जो देख रहे हैं आप ग्रीन कलर, ये 4 एटम होंगे इसमें इकट्ठे। ज्यादा आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक स्टेटमेंट और याद रखना है आपको, वो ये है 4 लैटिस वाइब्रेशन। आगे मैं आपको लैटिस वाइब्रेशन पढ़ाऊंगा। तो लैटिस वाइब्रेशन हम जब पढ़ेंगे, तो लैटिस वाइब्रेशंस में ग्रेफाइट कितने डायमेंशनल स्ट्रक्चर कंसीडर होगा, कितने
कितना डायमेंशनल स्ट्रक्चर कंसीडर होगा ग्रेफाइट। वैसे तो आप देखने में कितना डी लग रहा है आपको, कितना डायमेंशनल लग रहा है देखने में, ये 3D लग रहा है ना देखने में, बट जब लैटिस वाइब्रेशन होंगे, लैटिस वाइब्रेशन क्या होते हैं, जब एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो वो एक से दूसरे में टकराते हैं। वाइब्रेशन क्या होता है समझते हैं आप? लैटिस वाइब्रेशन जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो ऐसे दिखाएंगे, ये एटम और ऐसे स्प्रिंग दिखाएंगे और ये एटम आपस में कनेक्टेड दिखाएंगे। बट क्या वाकई में कोई स्प्रिंग है? नहीं, वाकई में कोई स्प्रिंग नहीं है। बट एक्चुअली होता क्या है, जब एटम ऐसे होते हैं, दो ऐसे कांटेक्ट में होते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, एक चेन की तरह समझो इसको आप। ओके, जब एटम कांटेक्ट में होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, तो अगर आप इस एटम को हीट करना शुरू करो, इस सिरे को हीट करना शुरू करो सॉलिड के, तो क्या होगा? गर्म करने से इसके वाइब्रेशन बढ़ेंगे। ओके, यानी कि इनकी एनर्जी बढ़ेगी ना, तो वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा। वही वाइब्रेशन किसमें ट्रांसफर होंगे? पहले एटम से दूसरे में, दूसरे एटम से तीसरे में, तीसरे एटम से फोर्थ में, एंड फोर्थ से फिफ्थ में ट्रांसफर होते जाएंगे ऐसे। ओके, है कि नहीं? बट ये ट्रांसफर कब होंगे? ओके, जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे या दूर दूर होंगे। ऐसे दूर दूर अगर एटम है और ये एटम हिल रहा है ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, तो क्या है वो वाइब्रेशन इसको ट्रांसफर होंगे? नहीं होंगे। अगर दो एटम कांटेक्ट में है तभी वाइब्रेशन एक से दूसरे में ट्रांसफर होंगे। अगर एटम कांटेक्ट में नहीं है तो वाइब्रेशन एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होंगे। ये बात क्लियर हो रही है आपको या नहीं? ओके, तो मेरा कहना यह है क्या ये जो ग्राफीन लेयर है ऊपर वाली, इसमें से नीचे वाली लेयर में ट्रांसफर होंगे वाइब्रेशन या नहीं? ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर में वाइब्रेशन ट्रांसफर नहीं होंगे। कारण क्या? ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्या है? उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्या है? वंडरवाल है। ओके, तो वंडरवाल बॉन्डिंग में क्या नहीं होता है? वंडरवाल बॉन्डिंग में, ठीक है, वाइब्रेशन ट्रांसफर नहीं होते। कौन सी बॉन्डिंग में वाइब्रेशन ट्रांसफर होते हैं? कोवेलेंट में भी हो जाते हैं, आयनिक में भी हो जाते हैं। वंडरवाल में कोई वाइब्रेशन ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि एटम्स आपस में कांटेक्ट बनाते ही नहीं है। एटम्स आपस में कांटेक्ट में होते ही नहीं। ठीक है, इसलिए क्या होगा? फॉर लैटिस वाइब्रेशन, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ग्रेफाइट कैन बी कंसीडर्ड एज 2D स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर, ओनली 2D स्ट्रक्चर, सिंस लैटिस वाइब्रेशन कैन बी ट्रांसफर्ड विद इन द ग्राफीन लेयर ओनली। ग्राफीन लेयर ओनली, विद इन ही होंगे, एक से दूसरे में नहीं होंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, तीन डेटा आपको पता होना चाहिए। ग्रेफाइट में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल 4 होते हैं, और उसको 2D स्ट्रक्चर माना जाएगा किसके लिए? लैटिस वाइब्रेशन के लिए। ओके, तो ये हमारा क्या था क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में। दिस वाज ऑल अबाउट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। ओके, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, आगे पढ़ाने की बजाय क्वेश्चंस ले लो। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरे डिफ्रैक्शन करवाऊंगा, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेक सम क्वेश्चंस। मैं असाइनमेंट 1 से शुरुआत से स्टार्ट करूंगा। पेज 1, पेज 1, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक एकदम एकदम हो जाएंगे। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक कितना होगा? 0.52। गिवन दैट r इज द रेडियस ऑफ एटम्स, तो BCT के r का और a का रिलेशन लिखना है। बोलिए, सब डेटा पता होना चाहिए भाई, ये बिना काम नहीं चलेगा। 4r/√3, ठीक है। सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज FCC, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन FCC, सही। सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन FCC A,
नंबर 4 मैंने करवा दिया था क्या? एक मिनट आप बताइएगा मुझे। 4 मुझे याद आ रहा है मैंने करवा दिया शायद। इतना ही करवाया कि मैंने 4th नंबर। ओके हो गया है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 5 अभी छोड़ दो आप, एक्सआरटी जब मैं करा दूंगा तब करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 को। 6 7 आई एम टेकिंग। बताइए। Silicon has diamond structure. Unit cell edge is this. Interatomic separation. Silicon, diamond cubic. For DC. So diamond cubic 2R is √3a/4. ये होता है ना रिलेशन, कितना हो गया? √3/4 टाइम्स a, 0.542 nm नैनोमीटर। बताइए। कितना हो? 0.234 nm। इंटरएटॉमिक सेपरेशन, इंटरएटॉमिक सेपरेशन का मतलब समझते हैं ना? ये दो एटम है आपस में कांटेक्ट में है, तो इंटरएटॉमिक सेपरेशन का मतलब होता है ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2r। आई थिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट करो। बरोबर। सेवन का ए। टोटल नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस इन द यूनिट सेल ऑफ NaCl 4। क्योंकि NaCl में क्या होते हैं? 4 Na प्लस प्लस क्या होते हैं? 4 Cl माइनस। ये रेटा होता है। तो 7 हो गया। आगे चलते हैं। 8 अभी नहीं कर पाओगे आप। 9 10 11 में ले आता हूँ। ये पेज 1 पर ये सारे। नाइन करो पहले। 9 मिलर इंडाइसेस निकाल लें। क्यूबिक लैटिस है तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो आप? A/OA इंटरसेप्ट। क्यूबिक है तो A ही रहेगी सारी साइड। A/OB, A/OC। इंटरसेप्ट कितने दिए हुए हैं? OA is A, OB is A/2 and OC is 2A/2। तो बताओ जरा कितना बना रेशियो लेने पर? 1 2 3/2 ये बन रहा है। But as I have told you that Miller indices can never be fraction. They can never be fraction. तो फ्रैक्शन को रिमूव करो। फ्रैक्शन रिमूव करोगे तो कितने मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो 2 4 6 2 4 3
ये बताइए 2 4 3 8 10 नंबर नंबर है C by A रेशियो कितना होता है 8/√3 ये आप जानते हैं सभी और क्लोज पैक बीसीसी स्ट्रक्चर वैसे बीसीसी क्लोज पैक नहीं होता है बट फिर भी हम बता देंगे उसका A का वैल्यू कितना होता है 4R/√3 क्योंकि 2R का वैल्यू क्या होता है ये होगा तो फर्स्ट पेज हो गया सेकंड पेज पर 12 नंबर जो था ये था मैंने करवा दिया आपको आई डोंट नो आपके पास बुकलेट है या नहीं इसलिए मैं आप पेस्ट ही कर रहा हूँ क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी है ना इट इज बीइंग डन आगे चलती 13 अभी छोड़ दो आप 14 में ले रहा हूँ फिफ्टीन 15 छोड़ देते हैं 16 में करवा चुका हूं आपको 16 17 आई डोंट नो 16 17 18 चेक कर लो आप एक बार पहले लिया डन डन नो देखते हैं तो व्हिच इज द लूज पैक स्ट्रक्चर टेल मी कौन सा स्ट्रक्चर लूज पैक है एफसीसी क्लोज पैक है एफसीसी क्लोज पैक है लूज पैक कौन है बीसीसी कितने स्ट्रक्चर्स क्लोज पैक होते हैं दो ही स्ट्रक्चर्स क्लोज पैक होते हैं कौन कौन एचसीपी एंड एफसीसी ओके ये आगे ये वाला हम कर चुके हैं आई थिंक ऑलरेडी बीन डन है ना बताइए 17 भी हो गया शायद पहले 18 भी हो गया शायद पहले चेक इट प्लीज हो गया ना ये भी हो गया था नाइनटीन भी हो गया है 20 अभी नहीं करवा रहा क्योंकि मिसिंग का 21 22 छोड़ दो 23 कर 23 23 ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है आई डोंट नो कौन से ये आया था डाला हुआ नेट का ये A flat surface is covered with non-overlapping discs of same size. What is the largest fraction of area that can be covered? बोलिए ये किसकी बात कर रहा है नॉन ओवरलैपिंग डिस्क ये बात कर रहा है पता है किसकी एक को बताओ डिस्क जो होता है एटम 2D में कैसे काम करता है एटम इन 2D किसके बराबर होता है डिस्क की तरह एक्ट करता है या नहीं So what was the APF? Maximum APF. Maximum APF atomic packing fraction of 2D was बोलिए क्या था 5/2√3 था 90.6% था किस में मिलता है ये भी याद रखना है भाई किस में मिलता है ये मैक्सिमम APF ऑफ 2D किस कौन कौन से प्लेन में मिलता है मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर मिलता है ये मिलता है 111 प्लेन ऑफ एफसीसी में ओके साथ ही साथ कहाँ मिलता है 001 या
0001 प्लेन ऑफ इसका एचसीसी का। ये पैकिंग फ्रैक्शन आपको एफसीसी और एफसीपी नहीं मिलेगा क्योंकि वही क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, तो उनके प्लेन भी क्लोज पैक्ड होते हैं। कौन से प्लेन क्लोज पैक्ड होते हैं? मिलर एंड डाइचेस क्या होते हैं उनके? ये होते हैं जो मैं लिख रहा हूं। ओके, दोनों याद रखते हैं। कौन सा क्या हो गया? ये हो गया 24 में लिखा हुआ है मेटल द फर्स्ट स्ट्रक्चरल फेज ट्रांजिशन फ्रॉम एफसीसी टू सिंपल क्यूबिक। एफसीसी से सिंपल क्यूबिक में बदल जाता है। ओके, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट दिस फेज ट्रांजिशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग इज एफसीसी से किसमें बदल गया है? वो सिंपल क्यूबिक में। तो क्या चीज सेम रहेगी बिफोर एंड आफ्टर? ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर जो है ना, वो ना तो एटम की रेडियस सेम रहती है, ओके, ना ही उसका साइज सेम रहता है। क्या चीज सेम रहती है बिफोर एंड आफ्टर? जब भी स्ट्रक्चरल फेज ट्रांजिशन होगा तो आप एटॉमिक डेंसिटी को सेम रखेंगे। एटॉमिक डेंसिटी रिमेन्स सेम, ठीक है, इन बोथ द फेजेस। एटॉमिक डेंसिटी रिमेन्स सेम इन बोथ द फेजेस। ये बात ध्यान रखेंगे आप। जब भी स्ट्रक्चरल फेज ट्रांजिशन होगा तो एटॉमिक डेंसिटी को कांस्टेंट कर देंगे। एटॉमिक डेंसिटी क्या होती है एफसीसी के लिए? फॉर एफसीसी कैन यू टेल मी व्हाट इज एटॉमिक डेंसिटी? रो एन किसका? एफसीसी का क्या होता है? 4/A क्यूब होता है। जानते होंगे आप सब, 4 एटम होते हैं, है ना? कितने वॉल्यूम में? एक क्यूब में। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ए जो है ना, ए वो दोनों फेजेस में सेम नहीं होगा। लैटिस कांस्टेंट जो है ना वो बदल जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं? एएफसी। उन्होंने शायद बताया भी है ये बात, उन्होंने इंटरलैटिस स्पेसिंग को बताया डीएफसी डीएससी। तो मैं इसको ए को क्या लिख रहा हूं? लैटिस कांस्टेंट एएफसी। वेयर एएफसी क्या है? लैटिस कांस्टेंट सेम नहीं रहता है। ए कभी ए ले लो, कैंसिल कर दो, नहीं ऐसा नहीं है भाई। लैटिस कांस्टेंट ऑफ एफसीसी फेज। अब आइए किस पर? फॉर सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक की एटॉमिक डेंसिटी क्या होगी? 1 एटम ए क्यूब। ओके, एएफसी क्या है? लैटिस कांस्टेंट ऑफ सिंपल क्यूबिक फेज। क्लियर है? दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि मैं कह रहा हूं वो सेम रहती है। इक्वेट कर, रो एन एफसीसी equals to rho n simple cubic implies that 4/AFC cube equals to 1/AFC cube implies that इससे किसका रेशो पूछा है आपसे? DFC to DSC से मैं निकाल रहा हूँ AFC to AFC किसके बराबर आया? ये आया 4 पावर 1/3। इक्वेशन नंबर 1 4 का क्यूब रूट हो गया। ये किसका रेशो है? लैटिस कांस्टेंट का, यानी कि एफसीसी से जब सिंपल क्यूबिक फेज में जाएगा, ओके, तो लैटिस कांस्टेंट बढ़ेगा घटेगा? बताइए, है ना? आगे चलते नाउ किसकी बात कर रहा है? डीएफसी क्या है? डीएफसी है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। लिख रहा है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डीएफसी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डीएफसी। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होती है? डीएफसी। एएफसी बाय रूट 2 होती है, नहीं? आपको याद होगा शायद। वैसे क्या होती है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस? तो सिंपल क्यूबिक क्या होती है? एएफसी होती है 3। तो किससे कितना रेशो पूछा है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस याद है कुछ? 2r A/√2 एफसीसी में, सिंपल क्यूबिक में a, तो डीएफसी बाय एएफसी कितना हो गया? एएफसी 1/√2 टाइम्स कितना? एएफसी बाय एएफसी। इक्वेशन नंबर 1 से इस रेशो को ले आओ, कितना हो गया? 1/2 पावर 1/2। मैंने इसको ऐसे लिख दिया √2 को, 4 पावर कितना?
1/3। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 2 में लिखूँ इसको तो ये हो जाएगा 2 पावर 2/3। 1/3 का मतलब 4 का पावर 1/3 लिख सकते हैं आप, 2 का पावर 2/3 माइनस का 1/2 कितना आएगा, कितना हो गया बताओ, 2/3 6 कितना हो गया बताना, 4 1/6 आ रहा है, 2 पावर 1/3 तो ये बन गया होगा कितना, √2 का क्यूब, नहीं क्यूब नहीं, 1 बाई पावर 1/3 तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको 2 पावर 1/3 का अंडर रूट, क्या दिया हुआ आपको 2 पावर 1/3 1.26 अंडर रूट ऑफ 1.26 क्या आएगा, ये नेट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ये भी नेट का आया हुआ क्वेश्चन, कैलकुलेटर नहीं होता था पहले, अब तो होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी या सी में से कोई होगा, बी 1.122 1.2122 ये आंसर। ओके तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आगे टीच नहीं कर रहा हूँ, बताइए। स्लाइड 1 2 2 यहाँ कंप्लीट हो 2 3 4 5 6 अब कंप्लीट हुई 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 किसी को फर्स्ट स्लाइड चाहिए था, फर्स्ट ओके बोल बताइए। बोल बताइए, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया ना, कर दिया। कल के लेक्चर की स्लाइड कौन पूछ रहा है, आज में किसी का कोई डाउट है, नो सर, कल के लेक्चर की स्लाइड पूछा था इसलिए मैं दूसरा शेयर कर रहा हूँ। 1 ये कल का लेक्चर था, 2 3 4 4 अब कंप्लीट हुआ, अब कंप्लीट हुआ 4 5 6 7 6 6 6 7
7, 8, 9, 10, 10 कंप्लीट होगा, 10, 11,